डॉक्टर साहब एक अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली शिकायत है। अभी आपने ये कहा कि पैकेज फूड मत खाओ, सारी हेल्दी चीज को तो आप बंद, हेल्दी नहीं टेस्टी चीज को तो आप बंद करने की बात कर रहे हैं। तो कोई डॉक्टर के पास इसलिए जाना नहीं चाहता है कि यार ये तो हर चीज मना कर रहा है, तो जिंदगी का फिर मकसद क्या रहा है? तो उनके लिए आपके पास क्या कहना है? आजकल वायरल इन्फेक्शन का जमाना है और इसमें डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हमें डॉक्टर गौहर आजाद मिल गए हैं, तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो वायरल इश्यूज हैं इनको लेके अभी जो लोग परेशान हैं उसमें इनके पास क्या रामबाण है। डॉक्टर साहब क्या किया जाए? ये जो वायरल इश्यूज जो हैं इतने चल रहे हैं, लोग काफी परेशान रहते हैं। एक्चुअली में क्या ना, दो तरह के लोग हैं ज्यादातर, जो बहुत ज्यादा किसी चीज को बहुत ज्यादा छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ लोग हैं जो किसी चीज को बहुत बड़ी चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाना से बेहतर होगा, क्योंकि वायरल में आपको जो है बहुत कुछ करना नहीं होता है। ये बीमारियां जो है खुद ब खुद टाइम टेकिंग होती हैं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो चली जाती हैं। जैसे कि वायरल में अगर हल्का बुखार है, हल्की खांसी है या कोल्ड है, थोड़ी सी वोमिटिंग भी हो सकती है, थोड़ा सा लूज मोशन भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में जो है अगर 100 के अंदर बुखार है या 100 बुखार है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। खाने पीने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा देनी है और जो है कोल्ड टू टच जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और नियमित रूप से 7-8 घंटे आप आराम करेंगे तो बहुत 2-3 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि अखबारों में बहुत खबरें आती हैं कि बहुत तरह की बीमारी फैल रही है, अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तो लोग पैनिक हो रहे हैं। तो आखिर वो कौन सा ट्रिगर होना चाहिए कि भाई अब हम डॉक्टर के पास चले जाएं? वो 3 दिन हो या कितना फीवर हो? जी, अगर आपको 100 से अधिक फीवर है, 101 फीवर है आपको, और बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, या बच्चे या ज़ईफ लोगों में जो है सिम्टम जो है बहुत सीवियर हो जाते हैं, तो उसमें जो है आप उस मौके पे जो है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने फिजिशियन के पास जाएं, और वो कुछ टेस्ट कराएंगे जिससे पता करेंगे कि ये डेंगू है, मलेरिया है या कुछ और डिजीज है। तो उसमें भी हमें जो है जो पेशेंट होते हैं वो जब जान जाते हैं कि मेरे प्लेटलेट कम है, जैसे 80,000 है, 90,000 है, तो बहुत सारे पेशेंट ये सुन के भी बहुत पैनिक हो जाते हैं कि हमें डेंगू जो है पॉजिटिव आ गया है। अच्छा, तो हालांकि उसमें जो है आप 20,000 10,000 प्लेटलेट भी चले जाते हैं, तो उसमें भी आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो कितना तक प्लेटलेट जा सकता है? तो उतना रिस्क आप कह रहे हैं कि रिस्क नहीं है, या डॉक्टर के पास कब चले जाना चाहिए? 20,000 30,000 तक आप घर में रुके। अगर आपको डेंगू के माइल्ड सिम्टम है, आप उसको कोप अप कर सकते हो घर पे, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप एडमिट कभी भी हो सकते हो। अगर आपके प्लेटलेट बहुत अच्छे भी हैं, 60,000 70,000 है, लेकिन आपको बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत वोमिटिंग हो रही है, बहुत लूज मोशन है, बहुत रैशेस हैं, बहुत हेडेक बहुत सीवियर है, तो आप कोप अप नहीं कर पा रहे, आप घबरा रहे हैं, तो आप जो है हालांकि आप जो है हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, अपने डॉक्टर को खबर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो कौन से कॉमन इश्यूज हैं जो लोग डेली की रूटीन को चेंज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? आजकल बहुत तरह की बीमारियां हैं। जी, ज्यादातर बीमारियां जो है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। क्या हम कैसी अपनी रूटीन रखते हैं, क्या हम खाते हैं, और तीसरी चीज जो है स्ट्रेस, कितना हम स्ट्रेस लेते हैं या स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर आप नियमित रूप से जो है अपने रूटीन को डिस्टर्ब ना करें, चाहे वो कोई भी दिन हो, छुट्टी का दिन हो या वर्किंग डे हो, आप समय पे उठें, थोड़ा सा 30 मिनट जो है व्यायाम करें, वॉक करें, योगा करें, और जब आप प्रोसेस्ड फूड जो है उससे दूर रहें। आप जैसे कि जंक फूड्स है या कार्ब हैं आपके लाइफस्टाइल में, उसको कम करना चाहिए। और अगर आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो आपको जो है अपनी ये रूटीन जो है एक्सरसाइज है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ बेसिक जो टेस्ट होते हैं जो रेगुलरली इंसान को कराना चाहिए 40+ जब हो जाता है, तो वो कौन से टेस्ट हैं? आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं जिसको जो रेगुलरली चेकअप करा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको।
रेगुलरली अगर चेक कराते हैं, अगर 40 प्लस है तो हमें जो है CBC कराना चाहिए, शुगर के टेस्ट जो होते हैं 3 महीने वाले जिसे आप बोलते हैं HbA1c, वो कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, और मर्दों में जो है PSA कराना चाहिए, और जो है थायराइड कराना चाहिए। अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको हर साल जो है पैप स्मेयर कराना चाहिए और मेमोग्राफी कराना चाहिए साल में एक बार। ओके, तो जब फीमेल्स में है तो ये 2 ऐड हो जाएंगे, ये 2 ऐड हो जाएंगे, सारे बाकी सब कॉमन रहेंगे। जब आदमी 60 प्लस होने लगता है तो क्या उसमें कुछ एडिशनल भी कुछ आता है? बिल्कुल, अगर 60 प्लस है तो कार्डियक प्रोफाइल हम ज्यादा उसमें देख सकते हैं और कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद लाइक कार्डियक प्रोफाइल में हम TMT ऐड करते हैं, हर साल जो है ECG कराते रहे। आप कुछ डेली प्रैक्टिसेस ऐसी बताइए जिससे आदमी थोड़ा हेल्दी हो जाए और डॉक्टर से दूर रहे। हालांकि ये क्वेश्चन शायद आप पसंद ना करें क्योंकि फीस जो है तभी आएगी जब लोग बीमार पड़ेंगे। नहीं, फीस तो हम लेना भी चाहते हैं और हम चाहते हैं ये है कि देश में जो यूथ्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बीमार कम से कम पड़े, एक मजबूत भारत रहे और हेल्दी भारत रहे। उसके लिए क्या है, मैं आपको बताया कि लाइफ स्टाइल अगेन जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप अच्छी सी नींद लीजिए और सोने से पहले जो है 1 घंटे पहले जो है आप डिजिटल डिटॉक्स हो जाइए। ये बहुत ज़रूरी है, डिजिटल डिटॉक्स होना हमें बहुत ज़रूरी है। आप जब बेड पे जाते हैं और बहुत देर तक जो है आप मोबाइल देखते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर आपके हेल्थ पे पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। और प्रिजर्व फूड से हमें दूर रहना है, प्रोसेस फूड से हमें दूर रहना है, कार्ब से हमें दूर रहना है। तो और शुगर और सॉल्ट की मात्रा जो हमारे खाने में जो है कम से कम होनी चाहिए। तो और स्ट्रेस को हम कैसे रिलीज कर सके, इसका बहुत बड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा जो भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, तो आप जब प्रोफेशन में रहते हैं तो उस प्रोफेशन पे ध्यान दें, अच्छे से काम करें। और जब ऑफ द वर्क होते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जीना चाहिए। जैसे आप घर जाएं तो आप बहुत अच्छे से रिलैक्स करें, आप अच्छी म्यूजिक सुने, आप अच्छी फिल्में देखें, आप कहीं ना कहीं माइंड को अपने काम के प्रति जो है डाइवर्ट करके रखें। स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज हैं, क्या ये कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होता है? जैसे कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे कोप अप कर जाते हैं, तो क्या वो फैमिली सपोर्ट की वजह से होता है या जेनेटिक फैक्टर भी होता है वहाँ पे? कुछ क्या लगता है? जेनेटिक फैक्टर तो ऐसा कुछ एविडेंस बेस्ड नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपको फैमिली जो है कैसे जो है एनवायरनमेंट आपको दे रही है। जैसे कि कोई भी डिजिटल डिटॉक्स की मैंने बात किया, तो अगर आपके फैमिली ग्रुप ही सब घर में बने हुए हैं तो आप बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो आप एक बच्चे का रिजल्ट डालते हैं कि इसका जो है 98% आया, तो आपके खानदान और परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे काम में अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर ऑटोमेटिक ये प्रेशर चला गया कि 98% लाने का। हालांकि दूसरे बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, तीसरे बच्चे आर्ट में अच्छे हो सकते हैं, तो चौथे बच्चे फोटोग्राफी में अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों के बीच में हमें खामखा कंपटीशन नहीं पैदा करना चाहिए। बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि जो स्कूल में जो उनकी सिलेबस है उसको फॉलो करें और जो वहाँ से होमवर्क दिया गया है उसको पूरा करने की कोशिश करें। कहीं कहीं पे बच्चों को जो दिक्कत आती है तो उसको माँ बाप जो है उसको पता करने की कोशिश करें। कोई विटामिन की तो डिफिशियंसी नहीं है जिससे बच्चा थक जा रहा है, बच्चा गलती से एनेमिक तो नहीं है जिससे उससे सांसें फूलती हैं, वो थक जाता है, वो थका थका रहता है। और माँ बाप जो है बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं कि मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है। तो माँ बाप को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, अपने बच्चों को एक अनहेल्दी रेस में उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की एंटीबॉडी बनती है। माँ बाप ज्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के जो इलाज में है इंसान को थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, थोड़ा सा 3-4 दिन वेट करना चाहिए और जो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करते हैं उसको नियमित रूप से, चूंकि खास के वालिदैन जो है, खासकर उसमें माएँ जो है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती हैं बच्चों के हेल्थ को लेके। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की अगर डे फर्स्ट से खुद से वो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देती है तो बच्चों में थोड़ा रेसिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक को लेके। तो
बच्चों में थोड़ा सा बहुत संयम रखना पड़ता है कि थोड़े थोड़े हल्के हल्के उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। डॉक्टर साहब अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली शिकायत है। अभी आपने ये कहा कि पैकेज फूड मत खाओ, सारी हेल्दी चीज को तो आप बंद, हेल्दी नहीं टेस्टी चीज को तो आप बंद करने की बात कर रहे हैं। तो कोई डॉक्टर के पास इसलिए जाना नहीं चाहता है कि यार ये तो हर चीज मना कर रहा है, तो जिंदगी का फिर मकसद क्या रह गया? तो उनके लिए आपके पास क्या कहना है? देखिए, जो भी चीज इस दुनिया में बनाई गई तो इंसानों ने बनाया खाने की चीज। तो अगर कोशिश करें कि अगर आपको मिठाइयाँ पसंद है या कुछ भी स्वीट डिश पसंद है, कुछ चिप्स पसंद है, तो गांव में जैसे देखा है कि पोटैटो चिप्स को औरतें बनाती थी और उसको इस्तेमाल करती थी कि उसमें कलर नहीं होते थे, उसमें बहुत चीजें जो है नहीं, केमिकल नहीं होते हैं। तो फिर से अगर हम उस चीज की आदत डाल लें, अच्छी चीजों की आदत डाल लें और उसका कुछ हम जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, जुगाड़ ढूंढ लें, है ना। जैसे गुड़ की मिठाइयाँ हम बनाने की कोशिश करें। पहले होममेड बहुत सारे जैसे गुड़ पारे आते थे, शक्कर पारे आते हैं, है ना, नमकीन पारे आते हैं। तो ये सब चीजें घर में बन जाती बहुत आराम से। तो जब आपको टाइम मिले घर में तो हमें पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि इन सब चीजों को बच्चों को आदत दिलाएं। डॉक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आजकल ऑनलाइन मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा है। हर लोग गूगल खोलते हैं या चैट जीपीटी खोलते हैं और वहां से डॉक्टर बनने लगते हैं। हाँ। तो मिथ में और रियलिटी में चेक करने के लिए जो सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन आती है, आम आदमी इससे कैसे बचे? सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है कि डॉक्टर भी क्या जवाब देगा अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं तो। लेकिन आपको क्या लगता है इसका कोई इलाज है? नहीं, इसका इलाज तो देखिए एक ही है कि इसमें दो राय नहीं है कि जितने भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन जो है मेडिकल साइंस के बारे में या अपने हेल्थ और हाइजीन के बारे में, वो बहुत ही अधूरा है और बहुत ही मिक्स किया हुआ है। थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, और वो हमारा एक प्रोस्पेक्ट बना देता है माइंड में। वहीं पे गलती है। और उसी चीज को हम जब सोशल मीडिया पे जैसे कोई घर में कोई बड़ा आदमी कोई चीज देखा, भाई ऐसे करने से कैंसर हो जाता है, और वो सारे पूरी फैमिली पे प्रेशर डाल रहा है, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो आजकल आप देखेंगे कि आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उसमें गॉसिप है, अरे भाई ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है, या कोई काढ़ा पीने से कैंसर नहीं होता है। काढ़ा पीने में लग गए, काढ़े में जब कुछ नहीं है। हालांकि काढ़ा के पेशेंट जो लॉकडाउन में काढ़ा पी रहे थे, उनको अभी तक हम नहीं ठीक कर पाए हैं। कोरोना तो ठीक कर दिया, और जो उन्होंने काढ़ा पिया उनको मैं अभी तक नहीं ठीक कर पाया। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? बहुत सारे गैस्ट्रो के प्रॉब्लम है उनको हुए हैं जो अभी तक उनके ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आप इतने तरह क्या काढ़ा कॉकटेल ले चुके हैं कि आपकी जो पूरी आंतें जो कमजोर हो चुकी हैं। तो बहुत सारा कॉकटेल नहीं बनाते, बहुत सरल चीज लेनी चाहिए। जैसे आपको वायरल डिजीज है, कुछ ऐसा कफ एंड कोल्ड है, तो आप नींबू अदरक की चाय ले लें। नेचुरल जो चीज होती है ना, थोड़ी थोड़ी। अब ये नहीं कि नींबू अदरक की चाय हो तो उसमें 75 मसाले मिला दिए जो आपको नुकसान पहुंचे, एसिडिटी हो, है ना। लेमन का सारा फायदा खत्म हो गया मसाले की वजह से। तो ये सब कॉकटेल नहीं बनाना चाहिए। जो हल्की फुल्की चीजें हैं उसका इस्तेमाल, जैसे तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग हो। मिक्स जो है कॉकटेल नहीं, किसी चीज का अवॉइड करना चाहिए बनाने के लिए। डॉक्टर साहब के बारे में ये बता दें कि ये सिर्फ दवा से नहीं, अपने तरीके से पेशेंट को कंफर्टेबल करके भी ठीक करते हैं, हंसी मजाक करके, उनको हंसा के, उनको डरा के। तो डॉक्टर साहब, जब आप किसी पेशेंट से बात करते हैं तो उससे बात करने का कितना असर पड़ता है या दवा का कितना असर पड़ता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि डॉक्टर आपकी जो इमेज है वो ये है कि पेशेंट से बड़ा घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपका तो काम है पैसा कमाओ, दवा लिखो, पैसा कमाओ, और आप इसमें रहते हैं, तो उससे क्या, इसमें क्या इलाज में भी इसका कोई फायदा आपको दिखता है? बिल्कुल। जब डॉक्टर बहुत हड़बड़ी में होगा और पेशेंट भी हड़बड़ी में होगा तो सब गड़बड़ी होगी। तो पेशेंट को मैं चाहता हूँ कि पूरा टाइम दो, क्योंकि वो ठीक होता है तो हमें भी खुशी होती है और पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि हम सही डॉक्टर के पास गए हैं। तो पहले उसकी पूरी बातों को सुनना है, क्योंकि हम कुछ मिस ना कर जाए। किसी छोटी चीज को हम बड़ा ना ले लें, कोई बड़ी चीज को हम छोटे पैमाने पे ना ले लें। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, तो बड़े संयम से उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, उसको क्या तकलीफ होती है वो लेना होता है। और सबसे पहले बात है कि उसके दिल से हमें डर निकालना है।
डॉक्टर जितना वो पैनिक होंगे तो उससे ज्यादा पेशेंट पैनिक होता रहेगा। तो इस पेशेंट को पहले रिलैक्स करना और उसके परिवार को रिलैक्स करना, ये डॉक्टर का बहुत पहला फर्ज हो जाता है। बिल्कुल, मतलब है कि जो मेंटल इश्यूज हैं, हमने देखा है कि कई डॉक्टर जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो पेशेंट बड़ा खुश होके आता है, कम से कम डॉक्टर ने मेरे को ठीक से सुना। इसका मतलब है कि फिजिकल से पहले मेंटल उसका आप ट्रीटमेंट करना ज्यादा बिल्कुल, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 दवाएं लिखनी है मुझे, पेशेंट आया है तो मैं उसे बिना बात के भी फटफट 3 दवाएं लिखेंगे और कहीं हद तक थोड़ा बहुत उससे फायदा भी हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा उसका पूरी तरीके से। ट्रीटमेंट तभी होगा जब हम पेशेंट को पूरी तरीके से बताएं कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, आप ऐसे आराम कर सकते हैं, आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि अर्ली सिम्टम्स किसी बीमारी के होते हैं तो लोग उसको बहुत दिन तक इग्नोर करते हैं और फिर बाद में वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस पे आपका क्या मत है? नहीं, इसमें लोग थोड़ा सा अर्ली सिम्टम में क्या कोई टेस्ट लोग नहीं कराना चाहता है, तो कुछ लोग बहुत डर भी जाते हैं कि कहीं इनको कहीं ना कहीं डर होता है कि हमें कुछ बीमारी बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए टेस्ट को अवॉइड करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये अर्ली सिम्टम है, नॉर्मल सी बात है, हम 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो उसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप कैंसर में देखेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा सिम्टम नहीं होता, आपका वेट लूज होगा, माइल्ड फीवर होगा, फटीक होंगे, यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो इंसान जो है बड़े बड़े टेस्ट की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, और डॉक्टर कैसे रिस्पॉन्ड करता है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसके ऊपर डिपेंड होती है चीजें। करेक्ट। डॉक्टर साहब एक जबरदस्त बहुत बड़े बहुत दिलदार आदमी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ये हमेशा लोगों को खाना खिलाना और मुफ्त सेवाएं, मेडिकल सेवाएं देना, ये इनके काम का पार्ट है। तो इतना वक्त कैसे मिल जाता है? डॉक्टरी पेशा तो अपने आप में काफी डिमांडिंग है। जी। तो ऐसे वक्त कैसे मिल जाता है आपको? वक्त मिल जाता है क्योंकि मैं चीजों को बहुत अरेंज करके रहता हूँ कि अगर मुझे इतने देर में आराम करना है तो आराम करना, इतने देर में काम करना है तो काम करना, और चीजों को बड़ा फास्ट करता हूँ। अगर मुझे सोशल मीडिया के लिए भी करना है तो बस गाड़ी रोकी, थोड़ा सा कर लिया, या हमें 5-10 मिनट का ब्रेक मिला तो अगर हमें लंच टाइम मिला है 30 मिनट, तो उसके अंदर जो है 15 मिनट हम कोई इंटरव्यू दे लेते हैं या कुछ बातें कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया के बारे में हम आपको बस ऐड करना चाहते हैं कि आपके बहुत चाहने वाले बैठे हुए हैं जिसका आपको आइडिया नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो शायद आपको आइडिया होगा, लेकिन कितना ज्यादा उसका डायस्पोरा है वो शायद आपको आइडिया नहीं है जी। और इस वीडियो को कई लोग देखना चाहेंगे, तो आपकी कुछ झलक भी लेना चाहेंगे कि आखिर वो इस इंटरव्यू में वो सीरियसनेस क्यों है जो जिसके लिए आप जाने नहीं जाते हैं। बहुत ही लाइट मूड और इंटरटेनिंग गाना गाना और इस तरह की चीजें जो हैं आपके पार्ट ऑफ लाइफ हैं जी। तो ये क्या आप इंटेंशनली करते हैं या इनहेरेंट है? वो आदमी आपको यहाँ नहीं मिलेगा जिस आदमी की बात कर रहे हैं, जो मेरे अंदर कभी कभी जीता है, जो गाने गाता है या कोई रॉक स्टार है जिसे लोग पसंद करते हैं, वो इंसान आपको इस सीरियस डिबेट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस आदमी को मैं थोड़ा अलग रखता हूँ। और सभी मेरे अपने दर्शक और जो हमारे फैंस हैं, खासकर छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, ये मुझे बहुत खबर है कि जो नन्हे बच्चे हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ। नहीं, हम तो ये कहेंगे कि नन्हे बच्चे नहीं, काफी बड़े बड़े बच्चे तो अब नहीं रहे, वो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं आपको फॉलो करते हैं और स्ट्रेस निकालने के लिए आपका वीडियो ढूंढते हैं। सोशल मीडिया पे रहेंगे तो आपके कुछ चाहने वाले भी होंगे, कुछ क्रिटिक भी हो सकते हैं जी। तो कुछ ऐसे क्रिटिक भी होंगे, ऐसे हैं जो कि आपको बिना बताए आपको देखते रहते हैं और आपसे एनर्जी लेते रहते हैं, लेकिन वो फिर बाद में आपको कुछ हो सकता है कि नेगेटिव बोलते हो जी। तो मेरा ख्याल यही है कि इसको आपको करते रहना चाहिए जी। मुझे बहुत लोग आप पे जी बहुत आस लगाए बैठे हुए हैं। जो मेरे क्रिटिक्स है वो मुझे प्राइवेट में बहुत ज्यादा प्यार कर देते हैं। आपको मैं बहुत सरप्राइज की बात करता हूँ कि जो लोग दिखाते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनके बड़े बड़े जो अक्षर में मेरे बड़े बड़े तारीफें लिखी हुई है, जो वो प्राइवेट में भेजते हो। तो ये आप कनेक्शन कैसे बनाते हैं? क्योंकि आप एक इम्प्रेशन है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं और आप इवन पेशेंट्स जो हैं आपसे एक बार कनेक्ट होते हैं तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो इसके लिए आप कुछ तरीका अपनाते हैं या करते क्या है आप? कुछ नहीं करते हैं। आई एम द ग्रेटेस्ट चार्मर। मैं जब लोग आता तो मैं उसके ऊपर जादू करता हूँ जादू करता हूँ, उसको अपना बना लेता हूँ। मतलब
देखिए मैं मजाक कर रहा था, मैं सिंपल वे ये है कि लोगों को पैम्परिंग चाहिए। एक्चुअली हम सोचते हैं कि छोटे बच्चों को प्यार मोहब्बत चाहिए, जो माँ बाप करते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं। एक्चुअली जो पैम्परिंग की जो आदत है, प्यार लेने की जो आदत है, वो एक्चुअली बुढ़ापे तक रहती है इंसान की। तो मैं इतना प्यार देता हूँ लोगों को, इतनी तारीफें करता हूँ लोगों की, इतने प्यार देता हूँ, इतने मतलब जो भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको शायद मैं अपने वालिदैन की तरह इज्जत दे देता हूँ उन्हें, तो फिर वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप लोगों की तारीफ बहुत करते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं जी शुरुआती एज में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपने जो फ्रेंड से जलता बहुत था। मैं अगर कोई बहुत स्मार्ट है तो उससे मुझे जलन हो रही है, अगर वो मुझसे अच्छा पढ़ने में तो उससे जलन हो रही है। तो एक तरह से मैंने अपने बीमारी पे जो है काबू पाया है ना, अपनी जो एक निगेटिव थॉट्स है उसके ऊपर काबू पाया। फिर मैंने रियलाइज किया कि जितना मैं लोगों से अगर जल रहा हूँ या उनकी बुराई कर रहा हूँ, उससे ज्यादा बुराई मेरे में है और हमारा वक्त जाया हो रहा है। तो फिर जब आप लोगों को माफ करते रहते हैं और लोगों को प्यार देते हैं तो बाकी लोग जो है आपको पसंद आते हैं। तो जो भी लोग की मैं तारीफ करता हूँ और वक्त निकाल के तारीफ करता हूँ, बाकी मुझे अच्छा लगता है और उनको खुश देख के मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनकी तारीफ करते रहता हूँ। अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप कौन सी चीज जो है, एक चीज जो है वो चेंज करना चाहेंगे? पास्ट में हम जाना चाहेंगे तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिंदगी में कि हम अपने माँ बाप के पास रहें, माँ बाप को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। इस चीज का मुझे बहुत मलाल रहता है कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहता हूँ, क्योंकि हमारे काम का जो काम का जो तरीका हमारा वो अलग है और दूसरे शहर में है, तो मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रह सकता हूँ। तो सबसे अगर कोई मैं बड़ा काम पास्ट में जाना चाहूंगा तो कुछ मैं ऐसी चीज का करेक्शन करना चाहूंगा जिससे की वजह से मैं अपने माँ बाप के साथ रह सकूँ, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूँ। मतलब अंदर में जो आपका जो बच्चा है वो अभी भी चाहता है, एक चिड़िया जब पैदा होती है तो उसको जो उसकी माँ होती है वो धक्का मार के निकाल देती है कि जाओ उड़ो। वो उड़ रही है वो चिड़िया आपके अंदर, लेकिन वो चाहती है कि उसी घोंसले में वापस जाए जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, माँ बाप के पास जाए तो इसका सबब ये भी हो सकता है कि मैं अपने बचपन को फिर से जीना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने लोगों से मिलते रहते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात डॉक्टरी की वजह से भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे भी आपका डायस्पोरा जो है वो थोड़ा बहुत बड़ा है, एंटरटेनमेंट भी है उसमें और लोगों की जरूरतों को समझना, फिलैंथ्रोपी जो उसका पार्ट है। इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या आपका? पॉलिटिक्स है क्या आपके अंदर? ये चल क्या रहा है? क्या बात है। देखिए पॉलिटिक्स के लायक नहीं है, हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना है इस दुनिया में। तो जहां तक मैं अपना आकलन, लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, तो मेरी अपनी निजी राय कि मैं इसे राजनीति में नहीं बदलना चाहता हूँ। कम से कम इसको राजनीतिक बेनिफिट मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ। मैं अगर आप रोने लगेंगे मैं साथ में रोने लगूंगा आपके। तो मुझे किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता है और उस दुख दर्द पे मुझे झूठ नहीं बोला जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिशियन झूठे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कहा। वो भी बहुत अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना वक्त निकाल के लोगों के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा एडिशनल हो जाएगा कि मैं थोड़ी सी अपनी गलती पे ना मैं इस्तीफा देके भाग जाऊंगा। एक्चुअली इस दुनिया में जो स्ट्रेस है और इन सब चीजों, तो असली मुद्दा जो है सिक्योरिटी का है एक्चुअली ना। वो हमें अपने दिल से निकालना चाहिए खुश रहने की वजह से। या आप किसी फेथ को लेके, कास्ट को लेके, कलर को लेके आप थोड़ा सा भी जो भेदभाव रखते हैं दिल में, तो आप न दुनिया के हैं, ना ऊपर के हैं, ना भगवान के हैं। आप भगवान, ईश्वर अगर कोई है तो वो जिसके दिल में हेट्रेट है उसको कभी नहीं अपना सकता। अगर एक्चुअली इस दुनिया में हर जो लोग एथिस्ट नहीं है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं या जन्नत जाना चाहते हैं, सबकी इच्छा है। कोई ये नहीं कहेगा भाई मैं नर्क के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो उसमें ये चीज है कि आप स्वर्ग में जाएंगे कैसे या आप जन्नत में जाएंगे कैसे, जब इतने सारे हेट्रेट आप रखेंगे, हर चीज को लेके भेदभाव रखेंगे, लैंग्वेज को लेके, स्टेट को लेके, किसी तरह का भी आप भेदभाव रखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप स्वर्ग में या जन्नत में जाने वाले नहीं है। ये आपका भ्रम है और आपको स्ट्रेस प्लस इस दुनिया में मिलता रहेगा। आपको माफ करना आना चाहिए, एक बड़ा दिल होना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में आपको खुश रहने की आदत बना लेनी चाहिए। तो आपको माफ करना आना चाहिए, ईगो को कैरी मत कीजिए। एक डॉक्टर जो कि इतना बिजी रहता है, इन चीजों के लिए वक्त निकाल रहा है इसलिए कि सारे लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। उनका धंधा भी थोड़ा खराब होता है लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं।
हाँ, कि अल्टीमेट एम जो है वो वेलनेस है, हैप्पीनेस है। Yeah. तो इस पे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हाँ, आपने thank वक्त you दिया। so much. और Thank हम लोग you कोशिश so करेंगे much for कि having me here. Thank you. हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी आपसे और सपोर्ट लेते रहें। मेडिकल जी इश्यूज बहुत सारे आते हैं, जी। वो लोगों की क्वेरीज भी आती रहती हैं, जी जी जी। तो उन पे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक